गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदुकोना से कोमल ध्रुवंशी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में उद्योगों के विकेंद्रीकरण के संबंध में सरकार ने ऐसे कौन से ठोस उपाय किए हैं जिससे भारत में उद्योगों की स्थिति पहले से और मजबूत हुई है। देश के आज़ादी के पूर्व भारत का औद्योगिक विकास बहुत धीमा था, क्योंकि उद्योगों के विकास के लिए जो आधारभूत अधिनियम और जो सरकारी प्रयास होने चाहिए थे वो आज़ादी न होने के कारण संभव नहीं था। किंतु जैसे ही आज़ादी मिली तो भारत सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए, उन्होंने बहुत सारे अनुसंधान कार्य किए और साथ ही उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण ठोस कदम उठाए। तो आइए हम इन्हें क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करें और समझने का प्रयास करेंगे। तो सरकार ने जो ठोस कदम उठाए हैं, इसमें सबसे पहला कदम है औद्योगिक विकास एवं निगमन अधिनियम 1951। बच्चों, जब देश आजाद नहीं हुआ था अर्थात 1945 के आसपास ही उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाना प्रारंभ किया था, जिसका परिणाम हमें आगे जाकर सन 1951 में मिला, जब भारत सरकार ने औद्योगिक विकास एवं निगमन अधिनियम 1951 पास किया। इसे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 या इसे IDRA 1951 के नाम से भी जानते हैं। IDRA 1951 की स्थापना के पीछे कुछ उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों में सरकार का प्रमुख लक्ष्य था उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाना। इसमें उद्योगों के स्थापना से लेकर उनके नियंत्रण, उनके नियोजन और उद्योगों के विकास के लिए जो आधारभूत ढांचा आवश्यक होना चाहिए था, उसको निर्मित करने में सरकार ने आवश्यक कदम उठाया। औद्योगिक विकास एवं निगमन अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था जनहित या सर्वसाधारण को औद्योगिक विकास से होने वाले लाभ के लिए प्रेरित करना। जब कोई उद्योग कार्य करता है तो उसका उद्देश्य होता है जन साधारण को लाभ पहुंचाना। तो जब हम IDRA 1951 की बात करते हैं तो यह हमें ये बताता है कि किस प्रकार अगर कोई उद्योग स्थापित है तो उसके समस्त क्रियाकलाप या उनके कार्य निष्पादन या उनका उद्देश्य वह किस प्रकार जन साधारण से जुड़ा होना चाहिए। या हम दूसरे अर्थ में यह कह सकते हैं कि उद्योग जो भी कार्य करे उसका अंतिम लाभ हमारे जनहित में होना चाहिए। तो इस दिशा को भी नियंत्रित करने का कार्य औद्योगिक विकास एवं निगमन अधिनियम 1951 के आने से संभव हो पाया। इसके अलावा IDRA 1951 की स्थापना के बाद बहुत सारे ऐसे परिषद, काउंसिल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारत में उद्योगों के विकेंद्रीकरण को एक सार्थक दिशा प्रदान करना था। तो कहा जा सकता है IDRA 1951 का निर्माण उद्योगों के विकेंद्रीकरण को एक सार्थक दिशा देने के लिए किया गया एक प्रयास था। इसके बाद हम चर्चा करें कि किसी भी उद्योग को अगर आर्थिक रूप से मजबूत होना है तो उसे सरकार का आर्थिक रूप से प्रत्यक्ष सहयोग मिलना आवश्यक होता है। सरकार इस दिशा में एक कदम उठाती है और उद्योगों को ऐसे बहुत सारे कर जिनका भुगतान उद्योग करता है, इस प्रकार के करों में वह छूट प्रदान करती है। या ये कहें कि जो पूर्व की दरें हैं उस दर में सरकार कमी करती है। ऐसी कमी करने से इसका परिणाम उद्योगों के आर्थिक बोझ में कमी लाना होगा। बहुत सारे कर होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, आयकर, प्रोफेशनल टैक्स, व्यावसायिक कर और इसके अलावा आयात निर्यात कर, सीमा शुल्क, उत्पादन कर, विकास छूट। ये ऐसे बहुत सारे टैक्स हैं जिनके दरों में कटौती करने से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है और ऐसे उद्योग विकास करने में सफल हो पाते हैं।
तो दूसरा उद्देश्य रहा आपका सरकार के द्वारा उद्योगों पर लगाए जाने वाले करों में छूट या कमी करना। कि स्वतंत्रता के आसपास जो उद्योग थे वो तकनीकी रूप से कमजोर थे, उनकी उत्पादन पद्धति भी पुरानी थी, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। तो कोई भी तकनीक सुदृढ़ कब होगी? जब हम लगातार उसमें अनुसंधान करें, शोध करें, रिसर्च करें और बार बार रिसर्च करने का परिणाम हम उनकी कमी को पूरा करने में सफल होने के रूप में देखते हैं। तो सरकार ने जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रयास किया वह प्रयास था विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करना, रिसर्च सेंटर की स्थापना करना। तो देश की आजादी के बाद 1940 के दशक से लेकर वर्तमान तक सरकार ने बहुत सारे अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। तो यह भी उद्योगों के विवेकीकरण को एक सही मार्ग प्रदान करने में सफल रहा है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से औद्योगिक संस्थाएं हैं जिनका निर्माण सरकार ने औद्योगिक अनुसंधान के रूप में किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र यह स्थापित हुआ 1942 में। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो डेटा है वो कहता है कि पूरे देश में कम से कम 39 ऐसे औद्योगिक अनुसंधान केंद्र है जो भारत में उद्योगों के अनुसंधान कार्य में अपना सीधा सीधा योगदान देता है। तो सबसे पहला जो है प्रयास हुआ था सन 1942 में। इसके पश्चात सन 1945 में प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक शोध संस्थान की स्थापना की गई। भारत में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका सीधा संबंध उद्योगों से होता है, ऐसे प्राकृतिक संसाधन के संबंध में आवश्यक रिसर्च अनुसंधान करने के लिए इस परिषद या काउंसिल की स्थापना की गई। इसके पश्चात सन 1952 में राष्ट्रीय शोध विकास परिषद की स्थापना की गई। यह भी उद्योगों के विकास में एक अहम योगदान देता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के संबंध में अनुसंधान और रिसर्च के लिए एक विभाग की स्थापना की गई 1970 के दशक में। 1971 में यह परिषद स्थापित हुआ था और इसका प्रयोजन भी उद्योगों के विकास में अनुसंधान के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देना था। इसके ठीक एक वर्ष पश्चात सन 1972 में औद्योगिक विकास विभाग की स्थापना की गई और ये जितने भी विभाग हैं वो पूरे भारत सरकार के नियंत्रण पर कार्य करते हैं और भारत सरकार के द्वारा इन परिषद या विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के विकास के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना था। तो यह दूसरा प्रयास भी सरकार के द्वारा उद्योगों के विकास के लिए किया गया सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था। तीसरा महत्वपूर्ण कदम जो सरकार ने उठाया यह थे वित्तीय सहायता। भारत सरकार के अधीन बहुत से ऐसे बैंक कार्य करते हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य उद्योगों को सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराना होता है, जिसमें एक नाम आता है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इस बैंक की स्थापना 1960 के दशक में हुई थी और यह स्थापित हुआ था सन 1964 में। तो इस बैंक की स्थापना का प्राथमिक और मूल उद्देश्य था उद्योगों को स्थापित होने के लिए सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना। जो निजी उद्योगपति थे उनको भी सस्ते दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया गया और उनके लिए अलग से अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। तो न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान उद्योगों के विकास के लिए रहा है। तकनीकी विकास के लिए सरकार का एक और अहम योगदान रहा है, वो है तकनीकी सेल की स्थापना। तकनीकी सेल का तात्पर्य है कि किस प्रकार उद्योग तकनीकी रूप से मजबूत हो और किस प्रकार वह विदेशी तकनीक से भारत में अपनाई जाने वाली तकनीक के बीच तुलना करे और ऐसी तकनीक को अपने उत्पादन विधियों में प्रयोग कर सके। तकनीकी विकास सेल की स्थापना
मार्च सन 1976 में की गई, जो भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन अपना कार्य करता है। सन 1951 के पश्चात निर्मित होने वाले प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास के लिए प्रयास भारत सरकार ने किया है। इसी संदर्भ में एक और उद्देश्य परिलक्षित होता है, वह है उदार ऋण नीति, लिबरल लोन पॉलिसी। उदार ऋण पॉलिसी का तात्पर्य है कि जब हम उद्योगों को ऋण मुहैया कराते हैं तो ऐसे उद्योगों के लिए उस ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दरें तो कम होंगी, साथ ही अगर ऐसा उद्योग ऋण चुकाने में असमर्थ हो तो उस पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध में कुछ ढील दी जाती है। तो सरकार का यह सकारात्मक प्रयास भी उद्योगों के विकास के लिए सार्थक रहा है। बहुत से ऐसे आधारभूत उद्योग हैं जिन्होंने अपना प्रत्यक्ष योगदान भारत के औद्योगिक विकास में दिया है। ऐसे उद्योगों में जूट उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जिनको प्रारंभिक तौर पर इस उदार ऋण नीति का सहयोग मिला। प्रारंभ में इस पर ऋण पर ब्याज की दर बहुत कम थी, लगभग 7.5% प्रतिवर्ष थी, जो कि यह बताता है कि किस प्रकार भारत सरकार ने ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण पर जो दरें थी वो तुलनात्मक रूप से कम लगाई गई थी। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार भारत सरकार ने अलग अलग प्रयास से या अलग अलग कदम से ऐसे लक्ष्य तय किए जिनके कारण ही आज भारत में उद्योगों का विकास एवं विकेंद्रीकरण संभव हो पाया है। एक निबंधात्मक प्रश्न के रूप में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 6 नंबर के प्रश्न अगर आते हैं तो इसमें 6 बिंदुओं का वर्णन करना आवश्यक होगा, तो इसका आप सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेंगे।